दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टैग न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि बेल आइकॉन का अगर आप बटन दबा देंगे तो जो भी नए वीडियो हम डालेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। तो क्योंकि आप इसके लिए उत्सुक भी होंगे, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आए। और कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें, ताकि हम जान सकें कि आप हमारी वीडियो से कितने सहमत हैं और या कितने असहमत हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में किसी ऐसे हमारे आज की वीडियो के बारे में किसी ऐसे पहलू के बारे में ध्यान आकर्षित कराते हैं जिसमें हमसे चूक हो गई हो, और आपके पास ऐसा सवाल इस वीडियो को लेकर हो जिसका जवाब आप हमसे चाहते हो और हमने वो जवाब न दिया हो, हमसे अनदेखी हो गई हो उस पहलू की, तो हम सुधार करेंगे अगले वीडियो के बारे में। अगला वीडियो तैयार करने में उससे हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस विसंगति की ओर आप हमारा ध्यान दिलाएंगे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय के माध्यम से, हम अगला वीडियो उसी पर आधारित करके बनाते। बहरहाल इस समय लोकसभा चुनाव का ही मुद्दा गर्म है और लोकसभा चुनाव के जो मतदान के वो 4 चरण पूर्ण हो चुके, अब केवल 3 चरण बाकी रह गए, यानी अधिकतम जो सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। और मोटी मोटी जो चुनाव की तस्वीर सामने आई है, वो चुनाव की तस्वीर ये है कि हर जगह पर जिन मतदाताओं ने पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, हर जगह पर उनमें से कुछ ना कुछ मतदाता कम हुए। भारतीय जनता पार्टी की बजाय उन्होंने इस बार विपक्ष को वोट देने का काम किया है। अब वो कमी कितनी हुई है ये हम नहीं कह सकते कि क्या कमी वो इतनी हुई है कि उसका तख्ता पलट हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, या वो कमी सिर्फ इतनी हो पाई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जीतने का जो अंतर है जो पिछली बार था उससे केवल कमी ला सकेगा। क्या है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र है, जिन लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान किया था, वहां जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान किया था, यानी विपक्ष के खेमे में जिन लोगों ने मतदान किया था, उनमें से बहुत कम संख्या है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी सहनमारी कर पा रही हो, विपक्ष के खेमे का वोट अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही हो, ये इस बार नहीं होता दिखाई दे रहा है। और जो बाकी 3 चरणों में, जैसे जैसे जो 7 चरणों में चुनाव कराया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि भले ही चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष एक स्वतंत्र संस्था कहा जाता हो, लेकिन वो वर्तमान जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से सरकार का एक टूल के रूप में काम कर रहा है, और सरकार की सुविधा के लिए ही उसने 7 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया था। लेकिन ये 7 चरण भारी पड़ रहे सरकार को। पहले चरण के लिए जब मतदान हुआ था तब सरकार के विरोध में उतना माहौल नहीं था जितना उसके बाद फिर दूसरे चरण में थोड़ा बढ़ा, फिर तीसरे चरण में और बढ़ा, और चौथे चरण में और ज्यादा बढ़ता गया। और इस बीच में स्थिति संभालने के लिए प्रधानमंत्री जो बाक कौशल के लिए अपना प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका बाक कौशल को कोई काम नहीं आया। उन्होंने बड़े धारदार और बड़े भड़काऊ ढंग से भाषण किए, जिससे उन्होंने अपनी पद की गरिमा को भी गिराने में, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने का अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव जीतने का माहौल बनाने के लिए उन्होंने पद की गरिमा से भी जो है नीचे, इस तरह भाषण में पद की गरिमा से नीचे जाने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। इतने अधिक भड़काऊ भाषण दिए। उनके समर्थक कहने लगे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी को इस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन उस भड़काऊ भाषण से कोई भड़का नहीं है। उनके समर्थक भी उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे, जो वो कह रहे हैं कि ये तो अगर विपक्ष अगर आ गया सत्ता में तो ये तो पाकिस्तान को और मुसलमानों को सब कुछ लुटा देगा, और पाकिस्तान में इसकी वजह से वो आतिशबाजी चलेगी, और ये तो
पाकिस्तान के पेरोल पे है विपक्षी नेता, इन सारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। और ये कि ये तो जो है लोगों की संपत्ति छीनने का काम करेंगे, इन पर वामपंथी विचारधारा हावी हो गई है, इधर की बातें कह के उन्होंने जो भी भड़काने की कोशिश की हो। अगर इस ये 2024 की बजाय अगर ये बातें, ऐसी बातें भी वो करते थे लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं करते थे, तो तब तो असर हुआ 2014 में, वो 2019 में, लेकिन 2024 में इन बातों का कोई असर नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है और जो भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर लोग हैं वो भी मानने लगे कि प्रधानमंत्री बहुत प्रामाणिक भाषण नहीं करते, वो भी मानने लगे कि उनको जुमलेबाजी की आदत है और वो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, तो वो भी कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते, बहुत प्रामाणिक मोदी जी का भाषण नहीं मानते। तो मोदी जी के भाषण का प्रभाव अब मतलब बहुत काफी कम हो गया है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण ऐसा क्यों बना कि अधिकांश राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वोटर था वो उसमें क्षरण नहीं हुआ है। पूछ के हम लोगों ने भी धरातल पर जाके सर्वे किया है, उन लोगों से खास तौर से हम लोगों ने पूछा जिन लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, वो लोग असंतोष व्यक्त कर रहे, और बाकी जो असंतोष व्यक्त करने वाले लोग हैं वो तो एक गलत चीज हो गई। तो वो क्यों है? जो आर्थिक नीतियां हैं जिनको अभी तक एक लुभावनी तस्वीर, एक सुहावनी तस्वीर सत्ता पक्ष प्रस्तुत करता रहा, और ये लग रहा था कि विपक्ष उनका अगर उन नीतियों का पोस्टमार्टम करता है, उन नीतियों के नकारात्मक पक्षों को सामने लाता है, तो उससे विपक्ष उससे जो है लोग प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन लोग अंदर ही अंदर प्रभावित हो रहे थे। अब ये बात सामने आ रही कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों में उन्होंने उसका जो जनोन्मुखी स्वरूप बिगाड़ के रख दिया है आर्थिक नीतियों में, उस मुख्य रूप से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाने में उस चीज ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है। जैसे वो विकास का ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पीटती है, सत्ता पक्ष पीटता है, सरकार पीटती है। तो अब ये बात सामने आने लगी कि उस विपक्ष से एक समान सुविधा सबको मिलनी चाहिए थी। विकास होने से विकास का लाभ सबको मिलना चाहिए, लेकिन विकास का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब आपने एक्सप्रेस वे बनवा दिए, एक्सप्रेस वे से उन लोगों को सुविधा हो गई, फैक्ट्री वालों को तो सुविधा हो गई क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ गया, उनका माल जो है वो माल अधिक मात्रा में और कम समय में काफी दूर दूर तक पहुंच जा रहा है। तो उनकी जो है बाजारों तक जो पहुंच है वो सस्ते में सुलभ हुई, तो उनका माल तो बढ़ गया है। लेकिन आम आदमी का आप एक तो वाहन से चलता नहीं है आम आदमी, जो गरीब आदमी है वो तो अभी भी बसों से चलता है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उससे कितनी सुविधा का वो उपभोग कर लेगा। उसके पास अपनी वाहन नहीं, वो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का सहारा लेता है कहीं आने जाने के लिए, और उसका आना जाना भी बहुत कम हो पाता है, उसके पास किराया भी बहुत है, तो उसको कोई सुख नहीं मिल पा रहा। और जहां तक अगर वो गाये बगाए, अगर ये है कि कई बार ये है कि जैसे जो गरीब जिले हैं वहाँ के लोग जो है वो महानगरों में जाके धंधे कर रहे होते, छोटा मोटा धंधा है, और वो त्योहारों पर वापस आते हैं तो वो गाड़ी लेके आते हैं कि जल्दी पहुंच जाए ताकि हमारे काम का ज्यादा नुकसान ना हो। या नौकरी कर रहे हैं और पूरा परिवार है तो 3-4 लोग मिलके एक गाड़ी किराया कर लेते हैं। तो आपका जो टोल है, जो एक्सप्रेस वे पे लेते हैं, वो टोल इतना महंगा होता जा रहा है कि जितना गाड़ी में ईंधन जितने पैसे में लगता है, वो ईंधन भी आपने महंगा कर दिया, उतना ही जो है उसको टोल उतना ही लगभग उसको टोल भी बैन करना पड़ जाता, तो गाड़ी उसको काफी खर्चीली पड़ने लगी। तो वो जो विकास से जो एक आम आदमी का जीवन सुगम हो जाना चाहिए था, वो तो जीवन सुगम तो हो नहीं रहा, वो तो जीवन उसका कठिन होता जा रहा है। आप पता चला कि जैसे रेलवे का है, अभी आपने पूरी तरह से निजीकरण नहीं भी किया है, तो आपने अब खुद ही किराया बढ़ाने का काम कर दिया है। आपने जो है एक तरह से बनिया की दुकान बना दी है। पहले तो ये रहता था कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाओं को सस्ते से सस्ते में आम आदमी को प्रोवाइड कराने की नीति रहती थी, उसी को
विकास कहते थे कि विकास एक तो कितने भी ऊंचे विकास तक आम आदमी की पहुंच हो, और उसकी पहुंच हो और कम उसमें हो, कम 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 मतलब कम कम शुल्क में उसको उस सुविधा का उपभोग करने का मौका मिल रहा हो। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब आपने कोरोना के टाइम पे, कोरोना के नाम पे कि हम कम लोगों को रेलवे में इजाजत दे पाएंगे चलने की, तो हमने 2 आदमी के बराबर का टैक्स कर दिया। 2 आदमी के टिकट के बराबर का पैसा एक आदमी से लेना शुरू करेंगे। तो आपने वो भी कर दिया, और जब कोरोना खत्म हो गया तब आपने उसको वापस ले लिया। इस तरह से आपने सीधे सीधे दुगनी की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद में आप ये है कि उसके बाद में भी आप बढ़ोतरी करते चले जा रहे, और क्यों करते जा रहे कि रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत होंगे। तो रेलवे स्टेशन खूबसूरत होना और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि आपने वो निजी सेक्टर के हवाले कर दिए रेलवे स्टेशन। और वो निजी सेक्टर पता चला कि प्लेटफार्म टिकट की, अगर आप सरकारी क्षेत्र अभी भी अगर रेलवे के पास ही है जो प्लेटफार्म, उनमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोग, जब हम मुनाफाखोर व्यापारियों को वो सौंप दें पूरी तरीके से रेलवे की मालकी, तो तब तक आप अभ्यस्त हो जाए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए, ताकि उन्हें बहुत बेहतर मुनाफा हो सके। तो उनके मुनाफे के चक्कर में आपने पता चला कि प्लेटफार्म टिकट में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। आपने वेटिंग रूम की सुविधाएं बंद कर दी है। आप वेटिंग रूम जो है वो आप करने लगे हैं कि आप जो है वो वेटिंग रूम का पर घंटे के हिसाब से चार्ज लेने लगे। आपने पता चला कि वहां पे जो रेलवे प्लेटफार्म पे जो आपने अगर कोई किसी की एक ट्रेन है और एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन में कई घंटे का या एक दिन बाद का गैप है, तो अगर वो चाहे कि वहीं पे स्टेशन पे ही उसको रहने की सुविधा मिल जाए, तो वो रहने की सुविधाएं आईआरटीसी के निजी हाथों में आपने हवाले कर रखे। वो जो गेस्ट हाउस है, और उन गेस्ट हाउसों का चार्ज बहुत है। तो ये आप ये बात जरूर कर रहे हैं कि हाँ, बुलेट ट्रेन चला रहे, जिसमें आम आदमी तो जीवन में कभी बैठेगा नहीं। आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे, तो आपका जो विकास है, वो विकास से वो जो बहुत ही लग्जरी सुविधाएं चाहता है, जो बहुत संपन्न वर्ग है, वो संपन्न वर्ग के लिए केंद्रित हो गया। विकास का लाभ उस तक नहीं पा रहा, वो आम आदमी की जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आ पा रहा हो, वो नहीं आ पा रहा। दूसरा खतरनाक आपने काम किया है कि दूसरा जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप इस उत्साह में, पहले तो ये था कि जहां पे बेहतर सेवाओं की जरूरत है और लाल फीताशाही के कारण वहां पे अगर वो उन सेवाएं अगर सरकारी क्षेत्र में रखी जाती, तो लोगों को वो उस ढंग की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती, वो सेवाएं हासिल करने में उतनी सहूलियत नहीं होती। निजी क्षेत्र को देंगे तो वो सहूलियत में दे पाएगी, साथ साथ में ये था कि किफायत में भी उन सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। लेकिन कहाँ हो रहा है निजी क्षेत्र में, तो आप निजी क्षेत्र को तो आप पूरी तरीके से लूटमार की इजाजत दिए हुए हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि विकास क्यों किया जाए, क्योंकि विकास से रोजगार के साधन बढ़ेंगे। तो मतलब विकास तो है साधन, और साधन क्या है, रोजगार। और रोजगार माने असल रोजगार क्या है, असल रोजगार ये है कि एक आम आदमी को एक सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है, उतने लायक उसकी आय हो जाए, रोजगार बढ़े, उतना वैसा रोजगार उसको मिले। लेकिन अब आप जब आउटसोर्स कर रही हैं, आप सरकारी नौकरियों में आप ये बढ़ाने के नाम पे कर रहे, तो आप क्यों कर रहे हैं कि सस्ते से सस्ते में लोग मजबूर हो जाएं काम करने के लिए। आपको इस बात का ख्याल नहीं कि गरिमा में ढंग से जीवन निर्वाह कर सके। अगर आपको ये ख्याल होता तो आप जो है, पता चला कि 9,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक के वेतन पे आप आउटसोर्सिंग की इजाजत नहीं देते। आप नौकरियों का आप ठेकेदार से कहते कि आप जो है आप कम से कम मुनाफे में अगर आप काम कर सकते हो, हमारी सेवाएं हमारी जो सेवा है उसको संचालित कर सकते हो, तो आगे आइए और आपको वेतन ये जितना देना पड़ेगा, जिसमें जो एम्प्लॉई आपके हैं वो गरिमापूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर सके। और उसका मतलब था कि 30,000 रुपए से कम का किसी का वेतन नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन आप तो इस पहलू की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ये है
कि जो ठेकेदार हैं वो उन लोगों का मुनाफा कैसे कैसे ज्यादा बढ़े। तो पूरी सरकार मुनाफाखोरों के हितों की प्रति चिंतित हो गई। अब जब ये रोजगार को झेल नहीं पा रहे, वो आप गिनती भी कर रहे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, ये कोई रोजगार नहीं, तो मजबूरी है, ये तो बेगारी, ये तो दास प्रथा है जो आप आउटसोर्सिंग में जो करा रहे हैं, इसको रोजगार नहीं कहा जा सकता। तो इसकी अब जब पीड़ा का अनुभव होने लगा लोगों को, तो वो सरकार से खफा होने लगे। ये सरकार के प्रति एक असंतोष बढ़ने का कारण बन गया है। आप सरकारी क्षेत्र कम करके आप बढ़ा दें, लेकिन उन जगह पे आप संविदा की नौकरियों तक भी गनीमत थी। लेकिन ये आउटसोर्सिंग, ये तो एक बड़ी खतरनाक चीज। और आपने जो 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 इतने दशकों पहले जो श्रम कानून बन गए थे, एक शताब्दी पहले जो श्रमिकों की अधिकारों की जो श्रमिकों के अधिकार जो सुनिश्चित किए गए थे, उनको आपने इस युग में भेजा बनाने का काम कर रहे हो और सरकार को कोई तकलीफ नहीं हो रही, सरकार कोई सोच नहीं पा रही। तो ये कहां से जनोन्मुखी सरकार है? लोकतंत्र में सरकार वही काम करती है। वैसे तो बुर्जुआ लोकतंत्र में निहित स्वार्थों की ज्यादा परवाह की जाती है, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से उनकी परवाह छोड़ दे, जो बहुसंख्यक गरीब वर्ग है, तो वो सरकार टिकी नहीं रह सकती। अब वो यही बात सामने आ रही, वो लोग इस बात को महसूस करने लगे कि इस सरकार को, जिसे आम आदमी कहते हैं, उसकी सुविधा का, उसका अस्तित्व कैसे बचे, वो अपने अस्तित्व को कैसे कायम रह पाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। वो उसके अस्तित्व की कीमत पर और मुनाफाखोरों की परवाह कर रही है। मुनाफाखोरों से अगर हमें वाहवाही मिलेगी तो वही मीडिया के विज्ञापन दाता है, तो मीडिया में भी हमारी वाहवाही होगी। लेकिन मीडिया की वाहवाही भी अब कोई काम नहीं कर रही। आप टेलीविजन चैनलों में पूरे दिन अपना गुणगान कराइए, और आप चाहे जितना आप होर्डिंग लगवा दीजिए, और अपनी चमकती हुई प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें और नेताओं की तस्वीरें, लेकिन उसका जीवन जितना कठिन होता जा रहा है आम आदमी का इन नीतियों से, वो उतना उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर सारा का सारा ज्वार उतर गया। आस्था का ज्वार भी उससे उतर रहा। जो धर्मोन्माद फैला के आप अपना मकसद हल कर लेते थे, तो वो भी उड़ रहा। उसके ऊपर राष्ट्रवाद का भी जो वो था, ताप था, वो भी उतर रहा है। वो भी किसी काम नहीं आ रहा है। भाई राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय प्रीति भी तभी उसकी है जब उसका राष्ट्र उसको खुशहाली दे रहा हो, उसके जीवन को। राष्ट्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा तो वही आम आदमी है। अब जब वही आदमी नहीं रह गया तो काय का राष्ट्रवाद? फिर तो राष्ट्रवाद कोई भौगोलिक सीमा, कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है। राष्ट्र माने है उसमें रहने वाले लोग। तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, रहने वाले लोग माने बहुसंख्यक लोग। बहुसंख्यक लोग तो गरीब हैं, आम लोग हैं। तो उन आम लोगों का जब जीवन इतना जो है दुष्कर होता जा रहा है, तो फिर वो राष्ट्र काहे का है? फिर काहे का राष्ट्रवाद? उसे वो राष्ट्रवाद नहीं कह सकते। तो अब ये असलियत लोगों के सामने आती जा रही। जिन भावना, जो आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वास्तविकता लोगों के सामने आ चुकी है, और उसके हिसाब से उनका सोच परिपक्व हुआ है। अब वो आप जो राष्ट्रवाद का तराना, एक मीठी लोरी के रूप में आप राष्ट्रवाद के तराने का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसके अंदर खत्म हो गया। उसे पता है राष्ट्रवाद माने क्या है। उसको अब महसूस कर रहा है कि आस्था माने क्या है, ईश्वर भक्ति माने क्या है। इतना दयालुता का माहौल बने, ईश्वर भक्ति माने कि जो समर्थ और संपन्न लोग हैं, वो लोग स्वेच्छा से, सरकार का दबाव तो बाद में आए, वो लोग स्वेच्छा से इतने परोपकारी बने कि वो लोग जो है अपने कामगारों को बेहतर वेतन दें, वो लंगर चलाएं, और वो जो है चैरिटेबल कामों पे अपनी पूंजी का, अपने मुनाफे का एक हिस्सा खर्च करें। यहाँ तो ये CSR का जो फंड है, वो तो पता चला कि उसके नाम पर एक अलग तरह की धोखाधड़ी हो रही, और सरकार उस धोखाधड़ी की छूट दे रही कि कंपनियां देती हैं किसी NGO को पैसा, ये दिखा के कि हमने चैरिटेबल काम के लिए दिया, ये CSR फंड हमने इनको इतना दिया, और उसमें से कमीशन के बतौर उसमें 85% वापस ले लेती और कहती है फर्जी बिल बनाइए। ये काम हो रहा है। तो उद्योगों का एक पैसा जो है वो चैरिटेबल कामों पे खर्च नहीं हो रहा। और खासतौर से जो सरकार के जो है चहेते जो कारपोरेट हैं, अदानी जैसे,
वो तो दिखावे के लिए भी चैरिटेबल कामों के लिए एक पैसा नहीं दे रहे। तो एक बड़ी एक विषमता पैदा हो गई और आम आदमी ये इस बात को समझ गया कि अगर यही नीतियां अगर अगर कायम रही तो ये अगर सिलसिला चलता रहा तो उसके लिए अपना अस्तित्व बचाना अपना मुश्किल समझ आ गया। तो वो समझ गया कि ये सरकार किसके लिए सोचती है, सरकार किसके लिए काम कर रही है। इसलिए उस सरकार के प्रति उसका एक असंतोष बढ़ता जा रहा है। और पहले युवाओं को इन्होंने भरमा लिया था धार्मिक नारे लगा के, बोले अब एक धार्मिक नारे लगाने वाले युवाओं की एक संख्या बहुत सीमित रह गई। बाकी जो युवा हैं वो युवा इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सरकार जानबूझ के सरकारी नौकरियां जानबूझ के खत्म करने का काम कर रही, केवल मुनाफाखोरों की सेवा। जहां सरकारी नौकरियां खत्म करने की जरूरत नहीं है उन क्षेत्रों में भी खत्म कर रही है। अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तो हमें फिर आउटसोर्सिंग में 9,000 रुपए, वो भी आउटसोर्सिंग की नौकरी भी हमें रिश्वत देके मिलेगी। वरना सरकार अभी पूरी गुंजाइश है सरकार के पास इस बात की कि सरकार तमाम सारी विभागों को स्वयं संचालित करे और उनमें नौकरी दे, और वो जो और उनके माध्यम से जो नौकरियों का जो एक मानक प्रस्तुत करे आय का और सब बारी वेतन और उसकी तमाम सारी सेवा शर्तों के संबंध में, उसको निजी सेक्टर को भी इसको फॉलो करने का महसूस करे। बल्कि निजी सेक्टर ऐसी स्थिति पैदा करे कि सरकारी क्षेत्र से भी ज्यादा बेहतर वेतन और बेहतर सुविधाएं निजी क्षेत्र दे। जैसे हिंदुस्तान लीवर जैसी जो तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वो करती, वैसी देसी उद्योग करे। लेकिन ये सरकार, ये सत्ता पक्ष जिस मानसिकता से काम करी वो एक काम नहीं करेगी। तो अब वो महसूस करने लगी है कि किसी मजबूरी में ये नौकरियां खत्म करने का काम, सरकारी नौकरियां खत्म करने का काम सरकार नहीं कर रही, बल्कि ये काम ये जानबूझ के कर रही है क्योंकि ये सरकार उनकी जो है सेवक बन चुकी है, उनकी अनुचर बन चुकी है, कारपोरेट जगत की, उद्योगपतियों की उनकी अनुचर बन चुकी है और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये एक आ रहा है। और अब इसके बाद में क्या कोई विचार, कोई अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार होती है? खासतौर से संघ जिसने हमेशा स्वदेशी की बात की है और जो कामगार वर्ग के उसकी भी भलाई की काफी कुछ हद तक बात की है, क्या वो इस जंग की एक तरफा एक झुकी हुई नीतियों का केवल इस नाम पे कि ये हमारी मानस संतान है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसका एक जो वर्तमान नेतृत्व आ गया उसकी जो संघ की जो विचारधारा उसके बिल्कुल विरुद्ध जाता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो भावनात्मक मोह में क्या उसका समर्थन उसको जारी रखना चाहिए, ये सोचने के लिए संघ को भी आगे चल के मजबूर होना पड़ सकता है। और इसमें जब यही हो गया, वीर हो गया, ये तो चारवाक की बात तो जरूर कर रही है वैदिक ऋषियों की, सनातन धर्म की, लेकिन ये तो चारवाक के सिद्धांत पे चलने का काम कर रही है संघ। तो संघ कैसे बर्दाश्त करेगा? संघ तो सादगी का, स्वच्छता के जीवन मूल्यों का, ईमानदारी के जीवन मूल्यों की बात करता है। लेकिन इसमें तो ये कि सत्ता मिल जाए तो अपना जो अपने को जो पोषण करने वाला कारपोरेट वर्ग है उसको पूरा लूट मार का अवसर दे, खुद भी सत्ता का उपयोग करके लूट मार करे, पूरी विलासिता के साथ जिए। इसके मंत्री सरकार के, इसके अन्य जनप्रतिनिधि किस कदर रुपया कमा रहे ये भी लोगों की आंखों से ओझल नहीं रह गई। ये बात हुई चाहे जितनी मोदी जी ये ईमानदारी का भाषण करें, सबको पता है कि राज्यों में कमजोर मुख्यमंत्री, कठपुतली मुख्यमंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ऊपर तक, क्योंकि वो ये चाहते हैं, जैसे मायावती जी कहती थी अपने मंत्रियों के लिए कि हम तो हमारे मंत्री तो केवल गाड़ी बंगला के लिए हैं, बाकी उनको हमने कोई पावर नहीं दे रखा, बाकी तो हमारे सचिव है। क्यों हमने उनको पावर नहीं दे रखा? क्योंकि सचिवों के माध्यम से सीधा कमीशन लेने का काम बसपा का नेतृत्व करता था। वैसे ही लोग जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च नेतृत्व है वो इसलिए कठपुतली मुख्यमंत्री राज्यों में चाहता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे उत्तर प्रदेश में करते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहते हैं, वो केंद्र का हस्तक्षेप नहीं मानना चाहते।
वो इस चीज को वो ये चीज नहीं चाहते। वो मुख्यमंत्री बिल्कुल एक तरह से आज्ञाकारी मुख्यमंत्री हो, उसको ये पता ही नहीं कि किसको चीफ सेक्रेटरी बनाना। चीफ सेक्रेटरी को ऊपर बैठे लोग, जो केंद्र में बैठे लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आज भाग्य विधाता बने हुए, वो लोग विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी नियुक्त करें, चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करें, और सबसे एक अनुपात उन कठपुतली मुख्यमंत्री उनसे तय कर दें कि इतना आपके विभाग से इतना पैसा हमारे यहाँ आना है। इसके लिए वो कठपुतली मुख्यमंत्री चाहते हैं। और जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं अभी भी, जो ये इस मामले में समझौता करना स्वीकार नहीं कर रहे, उनके खिलाफ वहां पे साजिशें होने का काम कर रही हैं। और उगाही का एक काम मतलब वो बराबर चल रहा है। इसके लिए केवल एक सरकार बनाने की एक ये चाहते हैं। तो विपक्ष भले ही बहुत दूध का धुला ना हो, विपक्ष भी बेईमानी करता रहा हो, लेकिन इस प्रतियोगिता में अब जनता को ये लगने लगा कि इस प्रतियोगिता में विपक्ष अपेक्षाकृत ईमानदार है। उससे थोड़ी परवाह तो रहती कि कहीं इतना इस हद तक हम लूटमार न बचा दें, इस हद तक निरंकुशता हम न बरते कि जनता की पूरी तरह से लोकलाज खत्म हो जाए और जनता विद्रोह कर दे। तो वो उतना उन सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में वो ये उतनी परवाह तो उसकी होती थी लोकलाज की कि वो सीमा तक नहीं जाती थी, उस सीमा। और थोड़ा ये भी सोचते थे कि जो आम लोग हैं, आम लोगों को भी थोड़ी सी जो विकास का के लाभ का अनुभव हम कराते चले, और इन्होंने भी ये बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये पूरा चुनाव केंद्रित इस पर हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार बनाने का अगर मौका अगर मिल भी जाता है, तो हम ये समझते कि इस बार जिस तरह की चुनौतियों का प्रधानमंत्री से लेके और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करना पड़ रहा है, जो उनको महसूस हो रहा है, जो उनकी जो अनर्गल भाषणबाजी से जो जाहिर हो रहा है कि वो क्यों आपाक हो चुके हैं, क्योंकि उनको लोगों की गुस्से का इस ढंग से अंदाजा नहीं था। तो हम ये बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बन सकती कि हमें अंदाज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कितनी कटौती हो रही, इतनी कटौती हो पा रही क्या कि वो निर्णायक रूप से पीछे चले जाएं, या लेकिन कम अंतर से जीतेंगे। और ये जो इस बीच में जो चुनौती उन्होंने अनुभव की है, जिस लोगों के जो गुस्से को, लोगों के असंतोष को जो अनुभव किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इससे उनको सबक मिलेगा और अगली बार वो जो है वो एक नीतियों का स्वरूप जनोन्मुखी बनाने का प्रयास करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि कम अगर ना हो दबे छुपे हम जो निहित स्वार्थी वर्ग है उसी का भले ही पालन पोषण करते रहे, लेकिन कुछ पालन पोषण हम आम लोगों के हितों का भी करें। आम लोगों को भी ये लगे कि लोगों के ये हमारे हितों में, हमारे हित के लिए काम करने वाली सरकार है। युवाओं को लगे कि हाँ वास्तव में ये इस सरकार में रहते हुए ये हमारे रोजगार की और हमारे भविष्य की चिंता करने वाली सरकार है। तभी भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या कायम रह पाएगा। वरना अगर तीसरी बार अगर उसको फिर किसी तरह से सफलता मिल जाती और सत्ता में आने के बाद वो इसी ढंग की निरंकुशता कायम रखती है, तो अंततः जब भारतीय जनता पार्टी जब वो उसके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जल्दी उसके बाद अगले दौर में छोड़ना पड़ेगी, और वो इस कदर बुरी तरह छोड़नी पड़ेगी कि फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।